पर्याप्त तरीके से, ठीक है। तो इनका जो सबसे प्राथमिक कारण है, जो ह्यूमन में भी, इंसानों में भी वो दिक्कत आती है, क्या है? परजीवी का। परजीवी मतलब एक्सटर्नल पैरासाइट, ऐसे जो होते हैं वो तत्व, वो क्या करते हैं, जानवर के शरीर में रहकर वो सारा जो आप उनको अच्छा उन्नत खाना दे रहे हैं, उन्नत चीज़ें दे रहे हैं, उसका सेवन करते हैं। तो जो अन्न जानवर के शरीर में लगना चाहिए उसका उपयोग वो करते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं जनरली, अंतर परजीवी और बाह्य परजीवी। अंतर परजीवी क्या हुआ? जो हमारे पेट के अंदर होते हैं, फेफड़ों के अंदर हो सकते हैं, किडनी में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं जानवर के अंदर। और बाह्य परजीवी जो चमड़ी के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली जब आपका कोई जानवर हुआ, बच्चा नया पैदा हुआ, तो उसके जन्म के 15 दिन बाद से, ठीक है, हम डिवर्मिंग बोलते हैं उसको, कृमि औषधि। जन्म के 15 दिन के बाद से हमें कृमि औषधि का सेवन कराना है छोटे बच्चों को। उसके बाद हर महीने, उसके 3 महीने तक होने तक जानवर के, हर महीने हम कृमि औषधि को रिपीट करते रहेंगे। उसके बाद हर 3 महीने पे आपको फिर ये रिपीट करते रहना है जीवन पर्यंत तक। तो इससे क्या होगा, आपके जो कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे मेनली होता है फैसियोला, एक परजीवी होता है। इससे क्या होता है, उससे गले के नीचे सूजन आ जाती है, लीवर खराब करता है जानवर का, जानवर बिल्कुल दुबला होने लगता है, ठीक है। डायरिया, दस्त की शिकायत हो जाती है उसके अंदर, ये समस्याएं हो गई। और उसके बाद जो हम बात कर रहे थे बाह्य परजीवियों की, ये क्या करते हैं, जैसे अपन इंसानों में मलेरिया होती है ना, खून में जाता है पैरासाइट और मलेरिया कॉज करता है, ठीक। इनमें इस प्रकार के पैरासाइट होते हैं जो कीचड़ काटेगा, उसके थ्रू, उसके काटने के बाद से वो जानवर के अंदर फैल जाएगा बीमारी, ठीक। ये क्या होता है, ये खून के थ्रू फैलती है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लक्षण आएंगे, जानवरों को बुखार रहेगा, कभी दिन में बुखार रहेगा, फिर आप नापोगे अगले दिन बुखार नॉर्मल हो जाएगा, अगले दिन फिर बुखार आएगा। कभी कभी क्या करेगा, जानवर बहुत ही उत्तेजित हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, आपको मारने का प्रयास करेगा, गोल गोल चक्कर काट सकता है जानवर, अपना सर कहीं किसी भी पेड़ में या जहाँ खूंटे बंधा हुआ वहाँ टकरा सकता है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं आती हैं, तो इनमें भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक होता है ट्रिपैनोसोमा फिलेरिया, ठीक है। ये कई सारे परजीवी हैं और इनका उपचार बहुत छोटा सा, क्या करना है आपको, आपने अंदर के परजीवी के लिए आपको हर 3 महीने पे दवाएं लेनी है बड़े जानवरों को, ठीक। और बाह्य परजीवियों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आइवरमेक्टिन नामक इंजेक्शन आता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर क्या आता है, बहुत सारे ऐसे तत्व आते हैं जो उनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर हम छिड़काव कर देते हैं, ठीक। हमें कुछ नहीं करना है, वो रेडीमेड बनी हुई दवा आती है, सिर्फ हमें टिक्कर खोलना है और जानवर के गर्दन से लेके पूंछ तक छिड़काव कर देना है हमें। इससे आपको जो बाह्य परजीवी हैं उनसे निजात मिलेगा, ठीक। यह छोटी सी आप जो है 2 चीज़ों को आप लोग अपने डेली पशुपालन में इसको लाएं और इनसे आपको बहुत सारे फायदे हैं। क्या हुआ, जो बेसिक बीमारियां हैं उनमें कमी आएगी, ठीक है। आप उन्नत पशुपालन कर सकते हैं, ठीक। उनसे आपकी दूध की बढ़ोतरी भी होगी, ठीक। बाकी हमारे और विशेषज्ञ जो पशु मादा विभाग से हैं वो इसके बारे में और जानकारी देंगे आपको कि किस तरह से प्रजनन में और हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर योगेश सब आपके सामने आएंगे, ठीक है जी। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों का साहब का दिल से आभार कि आप लोग अपना कीमती समय। मैं डॉक्टर वेटनरी सर्जन RPS वेटनरी कॉलेज में। हम आज कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे जिससे पशुपालन जो है वो सही तरीके से किया जाए। गांव में क्या होता है और शहर में जो भी पशुपालन करते हैं वो सब कैलकुलेट करके करते हैं। अगर वही चीज़ हम लोग गांव में करें तो गांव का पशुपालन शहर की तुलना में बहुत आगे जाएगा। जैसे गांव में हमारे पास खेत है, हरा चारा मिल जाता है, सब कुछ है, आसानी से लेबर मिल जाता है, बिजली सब कुछ है। शहर में सब चीज़ महंगा है, लेकिन इसके बावजूद शहर में पशुपालन करते हैं वो बहुत फायदेमंद होता है, गांव में करते हैं वो घाटे में जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे गांव में पशुपालन घटता जा रहा है। तो हम आज ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताएंगे जिसको आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो पशुपालन बहुत फायदेमंद होगा। हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसमें ज़्यादा कुछ पैसा नहीं खर्च है, लेकिन कुछ सावधानियां हैं। पशुपालन या गांव में समस्याएं क्या क्या आती हैं। एक तो समस्याएं आती है कि जेर रुक जाता है जानवर का, ये कॉमन समस्या है, ठीक। दूसरी समस्या है थनैला। ये 2 समस्याओं से पशुपालन बहुत घाटे में जाता है। तीसरी समस्या है जो जानवर बार बार खिराव करता है, तो खिराव के लिए डॉक्टर मोहित हैं गायनिकोलॉजिस्ट, ये उसके बारे में
जानवर का झेर कैसे ना रुके, दूसरा थनैला। ठीक, सबसे पहली बात हम लोग ये करें कि क्या करें कि झेर रुके ना। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही जानवर ब्याता है, ब्याने के बाद इंतज़ार करते हैं कि जानवर जब जेर गिरा देगा, इसके बाद जो उसका लीचर है, जो उसका बच्चा है, उसको दूध पिलाते हैं। ऐसा ही सब लोग करते हैं ना? ठीक, लेकिन ये गलत परंपरा है। हम जैसे बताते हैं आप वैसे करिएगा, देखिएगा कितना बेनिफिट मिलता है। जानवर जैसे ही ब्याने के बाद आधे घंटे के बाद जानवर का जो थन उड़ी जो भी आप बोलते हैं उसको अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद बच्चे को दूध पिलाइए। कितने देर बाद? आधे घंटे के बाद। ये आप करके देखिएगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा वो हम बताएंगे। अगर आप ये काम नहीं करते हैं क्या घाटा होगा वो भी हम आपको बताएंगे। आधे घंटे के बाद जानवर का थन या पूरी धुल के अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, बच्चे को आजीवन बीमारी से लड़ने की क्षमता मिलती है। टीवी में आपने भी प्रचार देखा होगा कि माँ का पहला दूध बच्चे के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब तक वो जेर ना गिराए, 24 घंटे नहीं गिराया, बच्चे को 24 घंटा हम लोग भूखा रखते हैं। एक तो बच्चा परेशान, गाय या भैंस परेशान। जेर अगर नहीं निकला है, जेर रुका है, जानवर जोर लगाएगा जेर निकालने के लिए। जेर के साथ साथ बेली भी आएगी, आती है कि नहीं? जो जानवर जिस जानवर का नहीं निकलता है, जानवर जब जोर लगाता है तो जेर के साथ घवास भी आता है, बेली भी आती है। एक घाटा। दूसरा घाटा क्या होगा कि बच्चे को आजीवन बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं मिलेगी। अगर आप पिलाते हो, फ़ायदा क्या है? घाटा तो आपने देख लिया। फ़ायदा क्या है? जैसे ही आप बच्चे को दूध पिलाएंगे तो उस जानवर में एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको हम लोग ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। जब बच्चा गाय या भैंस का जो लीचर है, कटरा कटरी जो भी कुछ आप बोलते हैं, जब वो पीता है तो उसमें मुंह से झटके मारता है। दूध को निकाल के नहीं पिलाना है, दूध को निकाल के नहीं पिलाना है, बच्चे को डायरेक्ट पिलाना है। डायरेक्ट जब आप पिलाओगे तो बच्चा जो है थन या उड़ी में झटके मारता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उस पशु में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन वो चीज़ होता है, जैसे दूध निकालने के लिए हम लोग इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, इंजेक्शन लगा दिए जानवर पवास जाता है तो वो हार्मोन निकलता है, जिसके वजह से बच्चेदानी में संकुचन होता है। जो भी कुछ बच्चेदानी में है वो बाहर निकलता है। तो जानवर को, बच्चे को हमने दूध पिलाया, पिलाने के बाद बच्चेदानी में हलचल हुई, संकुचन हुआ, जो कुछ जेर है वो बाहर निकलेगा। पहली बात। दूसरी बात, जब वो बाहर निकल गया, अब उसमें जेर बचा नहीं। जब जेर बचा नहीं तो क्या होगा कि जानवर फूल भी नहीं दिखाएगा। अगर कोई जानवर हल्का फुल्का फूल या घास को दिखा रहा है तो अगर जेर नहीं निकला है तो समस्या बनी रहेगी। इसीलिए जैसे ही जानवर ब्याए, आधे घंटे के बाद थन या उड़ी को धुल के बच्चे को आप दूध पिलाइए। आपने बच्चे को दूध पिला लिया, इसके बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद छटाव वाली सिरप आती है, यूट्रीवाइट, इक्जापार, यूट्रोटोन, कई सिरप आती है छटाव वाली। आप लोग क्या बोलते हैं उसको? ठीक, यूट्राइन टॉनिक। वो सिरप 150 से 200 ml आप ले लीजिए, 100 से 150 ml गुनगुने पानी में करके पिला दीजिए। जानवर जैसे ही ब्याए उसको उस टाइम पानी आपको नहीं पिलाना है। क्यों? अगर आपने पानी पिला दिया तो फिर जानवर ये दवा वाला पानी नहीं पिएगा। और जब जानवर ब्याता है तो उसको प्यास बहुत लगती है, क्योंकि पानी का नाश होता है शरीर से, तो जानवर को प्यास बहुत लगता है। उस टाइम आप जानवर को पानी मत पिलाइए, 1 घंटा इंतज़ार करिएगा। ठीक, 1 घंटे के बाद गुनगुना पानी लीजिएगा। जो भी छटाव वाला सिरप आप लाइएगा, 300 रुपये में बढ़िया से बढ़िया कंपनी का सिरप मिल जाता है। 150 से 200 ml 4-5 लीटर गुनगुना पानी लीजिएगा, उस पानी में डालिएगा सिरप और उसके सामने रख दीजिएगा, जानवर पी जाएगा। वो क्या काम करता है कि जो भी जेर है अगर बच्चेदानी में चिपका हुआ है, वो दवा उस जेर को बच्चेदानी से अलग करवा देता है, तो जेर आसानी से निकल जाएगा।
इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर जेर नहीं निकला है, फिर आपको क्या करना है, ब्याने के 2-2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद 100-150 ग्राम सिरप फिर पिला दीजिए आप। 99% केस में जेर निकल जाता है। अगर जेर नहीं निकलता है, जब आप अगर डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर अगर आता है तो जेर बहुत आसानी से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चेदानी जो आपने दवा पिलाया है, बच्चेदानी में जो जेर जाके चिपकी रहती है वो छुड़ाने का काम करता है। अगर आप ये सब काम नहीं करते हैं, अगर जानवर जेर नहीं गिराता है, आप डॉक्टर को बुलाएंगे। मान लीजिए आपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, आपने छटाव वाला सिरप नहीं पिलाया, कुछ भी नहीं किया, ठीक, जानवर ने जेर नहीं गिराया, आपने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आएंगे, हाथ डाल के जेर निकालेंगे, ठीक, इसके बाद इंजेक्शन लगाएंगे। जिस भी जानवर में अगर बच्चेदानी में हाथ भर जाता है, ये मान के चलिए कि 90% संभावना है उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाएगा। 90% संभावना है। एक बार अगर हाथ पड़ गया तो इन्फेक्शन होना है, और अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो जानवर सही से दूध पे नहीं चलता है। तो सोचिए अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो कितना घाटा होगा। कम से कम 2-3 हज़ार रुपये आपके बर्बाद होंगे। जानवर सही से दूध पे नहीं चलेगा और जानवर परेशान होगा अलग से। तो अगर आप ये सब नहीं करते हैं, सोचिए तो जानवर कितना समस्या में जाता है। डॉक्टर आएंगे, हाथ डाल के निकालेंगे, जेर चपकी हुई है, खींचेंगे, खून आएगा, इन्फेक्शन होगा, दुनिया भर की समस्या है। 2-3 हज़ार रुपये आपका जाएगा। हमने क्या बताया, 300 रुपये का बढ़िया कंपनी का आप सिरप लाओगे, ठीक है, 95% केस में आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या करना है कि कटाव वाला सिरप, जैसे ही जानवर ब्याने वाला हो, कटाव वाला सिरप आप ला के पहले से ही रख लेना। जानवर जैसे ब्याए, आधे घंटे के बाद बच्चे को दूध पिलाना, फिर छटाव वाला सिरप पिलाना। आप ये करके देखना, बच्चा जितना दूध पिए उसको पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये अगर आप करके देखोगे तो बता रहे हैं 95% केस में जेर रुकेगा नहीं। एक हो गया। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या होती है थनैला की। थनैला अगर एक बार हो गया तो थनैला का इलाज बहुत महंगा है। दूसरी बात, थनैला अगर हो गया तो जानवर का दूध सूख जाता है। थनैला आप पहचानो, सबसे बड़ी बात है पहचान की, कि हम कैसे पहचाने कि थनैला हो गया। शुरुआत में, स्टार्टिंग कंडीशन में, बाद में तो सब पहचान जाते हैं कि पूरी सूज गई, इसमें गिटक आ रहा है, खून आ रहा है, लेकिन हम बताएंगे कि शुरुआत में आप कैसे पहचान जाओगे कि थनैला है। पहचानने से ज़रूरी है कि हम क्या करें कि उसको थनैला बने ही ना। पहले तो ये काम कर लें कि क्या करें कि थनैला बने ही ना। तो थनैला ना बने, इसके लिए हमको क्या सावधानी करना है, जब भी आप दूध निकालते हो तो दूध निकालने के बाद आधे घंटे तक जो दूध वाली नली होती है वो खुली रहती है, ठीक। जब दूध वाली नली खुली रहेगी तो बैक्टीरिया, जिसको जीवाणु बोलते हैं हम लोग, जीवाणु को दूध जो है, दूध में खाता पीता है तो अच्छे से ग्रो करता है। तो उसको जहाँ भोजन मिलेगा, किसी को जहाँ भोजन मिलेगा वहीं जाएगा। तो जानवर अगर बैठा, मिट्टी में बैक्टीरिया है, वो दूध वाली नली में अंदर चले जाएंगे, ठीक। जब दूध वाली नली में अंदर गए तो वहाँ पे थनैला बीमारी बनाएंगे। अब हम क्या करें कि दूध वाली नली में अंदर न जाए। जानवर को दूध निकालने के बाद, जैसे ही आप दूध निकालते हो, जानवर थोड़ा थकावट महसूस करता है, बैठ जाता है। हमको क्या काम करना है कि दूध निकालने के बाद जानवर को चारे पे लगा देना है, ताकि आधे घंटे तक जो भी गाय या भैंस है वो बैठे ना। जब आधे घंटे तक वो बैठेगी नहीं तो दूध वाली नली बंद हो जाएगी। जब दूध वाली नली बंद हो जाएगी तो जो भी जीवाणु है वो दूध वाली नली में अंदर नहीं जाएगा। जब अंदर नहीं जाएगा तो थनैला बीमारी बनेगी नहीं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर किसी एक थन में थनैला हो गया, हमें पता चल गया कि जैसे 4 थन होते हैं, ठीक, 4 थन में एक थन में गिटक आ रहा है, थनैला हो गया, एक थन से दूसरे थन में ना फैले, उसके लिए हमको क्या करना है, पहले जो 3 में थनैला नहीं है उसमें से दूध हमको निकालना है।
जिसमें थनैला वाली बीमारी है उसको सबसे लास्ट में निकालना है। क्यों? अगर आपने उसको सबसे पहले निकाल दिया तो जो जीवाणु जो बैक्टीरिया है वो आपके हाथों के संपर्क में आएंगे। आप जब दूसरे वाले में से दूध निकालोगे तो इधर से अंदर गए, एक का इन्फेक्शन दूसरे में पहुंचा दिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। मान लो अब कि इस बात का हमने ध्यान नहीं रखा, किसी भी तरीके से उसको थनैला हो गया। अगर जब थनैला हो गया, अब शुरुआत में हम कैसे चेक करेंगे कि थनैला हो गया? हर बार दूध का सैंपल ले जाकर हम सीएमटी कराएंगे नहीं। सीएमटी जो होता है चेक करते हैं दूध, ठीक, तो हम घर पे भी चेक करते हैं। हल्का सा हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हो सकता है इसमें थनैला बीमारी बन रही हो। जब भी थनैला बीमारी बनेगा तो दूध का स्वाद थोड़ा नमक जैसा होने लगेगा। जब आप दूध निकालोगे तो आपको लगेगा 10 दिन में 15 दिन में एक बार दूध का चख लेना चाहिए। अगर आपने चख लिया, थोड़ा नमक जैसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल हो आप ले जाके वहाँ दूध चेक करवा लो। हो सकता है कि थनैला बीमारी बन रहा हो। अगर थनैला बीमारी बन रहा होगा, स्टार्टिंग में होगा, बहुत सस्ते में सही हो जाएगा। लेट जब हो जाता है तो फिर बहुत समस्याएं होती है। ये हो गया। तीसरी बात, अब आपको क्या करना है कि हमने क्या बताया कि थनैला के लिए दूध आपको कैसे निकालना है। गांव पे जो भी मेडिकल स्टोर होंगे वहाँ पे लाल दवा मिल जाती है। बीच में क्या करना है कि 10-20 रुपए का आपको लाल दवा मिल जाएगा जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। आप मटर के दाने के बराबर आधे बाल्टी पानी में डालिए, पानी बिल्कुल गुलाबी हो जाएगा। उससे आप जो भी थन या उंगली है इसको आप धुल दिया करिए। धुलने से क्या है कि जो भी जीवाणु बैक्टीरिया जो कुछ है वो सब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसकी वजह से थनैला बीमारी बनेगा नहीं। अगर थनैला बीमारी बन गई, स्टार्टिंग में ही आपको पता चल गया, आप हल्का फुल्का इलाज कराओगे, पाउडर भी खिला दोगे थोड़ा बहुत, आपका काम बहुत सस्ते में हो जाएगा। तीसरी बात, थनैला बीमारी बन गया, बहुत सीवियर बन गया तो आप दूध ले जाके कल्चर भी करा सकते हो। वो सब तो बाद की प्रक्रिया है। तो हमने बताया जेर की समस्या, दूसरी बात थनैला की समस्या, तीसरी बात आजकल जो कॉमन समस्या है कि कटरों का पेशाब रुक जाता है ना। फिर क्या करते हैं, उसका केवल एक ही इलाज है, ऑपरेशन करके एक ट्यूब लगा देते हैं। लेकिन कटरों का पेशाब न रुके उसके लिए हमको क्या करना है? अगर हम सावधानी कर लेंगे तो मैक्सिमम संभावना है कि कटरों का पेशाब रुकेगा नहीं। उसके लिए क्या करना है, परचून की दुकान पे नौसादर मिल जाएगा 10 से 15 ग्राम। और ये समस्याएं केवल ठंडियों में होती हैं, गर्मियों में नहीं होगा, ठंडियों में समस्या होती है। तो आपको बीच बीच में जैसे नौसादर लाए 10 ग्राम खिला दिए, 3-4 दिन तक आप खिला दो, फिर बंद कर दो, फिर 15-20 दिन बाद फिर नौसादर लाए आप खिला दिए। नहीं तो अगर एक बार पेशाब रुक गया तो फिर अगर आपने पड्डे का ऑपरेशन नहीं कराया तो उसका एक ही इलाज है, सीधा मरेगा पड्डा। नौसादर 150 रुपये का नौसादर मिल जाएगा। तो आपको ये सावधानी करना है। जेर वाली समस्या बता दी है, थनैला वाली और पेशाब बंदा का। अब आता है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। जैसे गला घोटू हो गया, एफएमडी हो गया, एफएमडी को पूरा जरा बोलते हैं, मुँह बोलते हैं आप, ठीक है, खुद पका मुँह पका, एफएमडी बीमारी होती है। गला घोटू बीमारी होती है जो कि जनवरी में और मानसून के आने से पहले लगाया जाता है। इनका प्रभाव 6 महीने तक रहता है। तो जब भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आता है तो आप लोग डॉक्टर साहब से संपर्क करिएगा, बीच बीच में पता करते रहिएगा, स्कीम आती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, वैक्सीन आता रहना है, तो वैक्सीन लगवाइएगा ज़रूर। वैक्सीन अगर आप लगवाओगे तो थोड़ी बहुत कुछ घाटा है लेकिन फ़ायदा बहुत है। घाटा क्या है, गांव में लोग जल्दी वैक्सीन लगवाते नहीं हैं। जब सरकार की तरफ से टीम आती है, सरकार सोचो वैक्सीन का पैसा दे रही है, डॉक्टर को पैसा दे रही है, ठीक है, कि आप घर घर जाके वैक्सीन लगाओ, इसके बाद भी गाँव वाले लगवाते नहीं हैं। तो वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। 2-4 दिन तक केवल दूध में कमी आती है,
हम लोग भी जैसे कोरोना का वैक्सीन लगवाए थे तो हल्का फुल्का 2-3 दिन तक बुखार था। तो जानवर को भी जब वैक्सीन लगता है तो 2-3 दिन तक बुखार रहता है। तो जब अगर 2-3 दिन तक बुखार रहेगा थोड़ी सी दूध में कमी ज़रूर आएगी, लेकिन आपका जानवर सुरक्षित रहेगा। जो भी वैक्सीन है, जो भी कटरा कटरी है, 6 महीने से जो ऊपर है उनको आप लगवा सकते हैं। 6 महीने से छोटे को वैक्सीन नहीं लगता है। और 6 महीने तक अगर आगा की है तो उसको भी आप वैक्सीन लगवा सकते हो। अगर वैक्सीन लगवा लोगे 6 महीने तक जानवर आपका सुरक्षित है।